Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. And we have already done with two presentations related to the topic of classification. आज हम जो है वो एक नया टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह, which is फाइव किंगडम सिस्टम। ये भी आपकी लर्निंग आउटकम का हिस्सा है। IGCSE और O लेवल्स दोनों के सिलेबस में फाइव किंगडम सिस्टम आता है। और फाइव किंगडम सिस्टम के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दिस इज एक्चुअली अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट किंगडम्स। पहले क्या था कि पहले सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम जो है वो प्रपोज किया गया। और टू किंगडम सिस्टम जो था व्हेन द नॉलेज वाज नॉट दैट मच एंड लाइक लोगों का ये परसेप्शन थी कि सिर्फ दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स। और एनिमल्स और प्लांट्स को इस तरह से क्लासिफाई किया जाता था कि वो चीजें जो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर करती है आर एनिमल्स, एंड द वंस व्हिच आर अनेबल टू मेक देयर फूड फूड आर वर क्लासिफाइड इन द किंगडम एनिमिलिया। ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने डिफरेंट किंगडम सिस्टम्स को प्रपोज किया। इसमें से जो है वो फाइव किंगडम सिस्टम इज द मोस्ट वैल्यूड एंड मोस्ट रिकग्नाइज्ड फाइव किंगडम सिस्टम। और जो अभी हम करने लगे हैं वो रॉबर्ट विटेकर का फाइव किंगडम सिस्टम है जो हम डिस्कस करेंगे। फाइव किंगडम सिस्टम की सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए उसमें फाइव किंगडम्स में कौन कौन से लाइक कैटेगरीज हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो एक ज्यादा बेहतर तरीके से और नेचुरल वे ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि सिर्फ दो तरह के ऑर्गेनिजम्स टेक्निकली नहीं होते, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दिस इज अ बेटर वे ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग प्लेस किया गया है, जबकि इससे पहले जब हम टू किंगडम सिस्टम पढ़ते थे, दैट इज द किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम प्लांटी, तो वहां पर क्या होता था, वहां पे जो प्रॉब्लम आती थी वो ये थी कि जो है वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सबको एक ही किंगडम के अंडर जो है वो यानी ऑल लिविंग ऑल यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर प्लांट्स वर क्लासिफाइड टुगेदर, और इसी तरह से सारे यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर एनिमल्स को भी एक साथ क्लासिफाई किया हुआ था। लेकिन इस मेथड में क्या फायदा होता है कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम सेपरेटली प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ऑटोट्रॉफ और हीटरोट्रॉफ्स को सेपरेटली प्लेस किया हुआ है, दैट मींस द वंस दैट कैन मेक देयर फूड एंड द वंस दैट कैन नॉट मेक देयर फूड एंड दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज अलग अलग क्लासिफाई हुए हैं। यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किंगडम फंजाई। फंजाई वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ना तो हम एनिमल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं ना ही हम प्लांट में क्लासिफाई कर सकते हैं, बिकॉज देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट एग्जैक्टली मैचेस विद द एनिमल्स नीदर विद द प्लांट्स। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि फंजाई वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बिल्कुल प्लांट या बिल्कुल एनिमल्स की कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं किए जा सकते। तो इसलिए फाइव किंगडम सिस्टम जो है वो हमें ये बेनिफिट देता है कि ये ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज है। दूसरी बात ये कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अलग अलग हैं। ऑटोट्रॉफ हीटरोट्रॉफ्स को हमने अलग अलग क्लासिफाई कर दिया और फंजाई को हमने एक सेपरेट ग्रुप दे दिया। सो होपफुली आई नो दैट दिस इज वेरी मच क्लियर, दिस इज अ वेरी इजी explanation. Let's talk about the five kingdoms of the five different kingdoms of the kingdom five kingdom system. Number one is kingdom prokaryotes. As the name indicate, आप लोगों को पता होगा कि प्रोकैरियोट कौन होते हैं। प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स में एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस या दूसरे सेल ऑर्गेनली मिसिंग होते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनका सेल इनकम्प्लीट होता है। क्यों इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाता है? क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे अगर आपको तस्वीर में भी नजर आ रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है इसके जेनेटिक मटेरियल के अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है और जो न्यूक्लियस के बाहर का मटेरियल है वो सब आपस में मिक्स हो रहे हैं। ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर इन नेचर। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। चूंकि इनके अंदर न्यूक्लियस या दूसरे सेल ऑर्गेनेल नहीं होते तो ये बाकी सेल्स की निस्बत यानी एनिमल सेल्स और प्लांट सेल की निस्बत काफी छोटे होते हैं। उसके अलावा ये कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल होती है। ठीक है। सेल जैसे बैक्टीरिया हमने पढ़ा था अभी से पहले, तो बैक्टीरिया के अंदर हमने कहा था कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल होती है विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया किंगडम प्रोकैरियोट्स में कंसिडर किए जाते हैं, तो इनके बाहर सेल वॉल है। अब एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल में सेल वॉल है, लेकिन प्रोकैरियोट का कोई भी मेंबर हो, उसका कोई भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, उसके अंदर
सेल वॉल होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ फीचर दैट डिफरेंशिएटेड इट विद द अदर ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा ये कि अगर आप लोगों को याद हो जब हमने बैक्टीरिया पढ़ा था, और अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन चेक इट इन माई like in my videos. So the bacteria structure of the bacterial cell के नाम से जो है वो एक वीडियो है, उसके अंदर बैक्टीरिया का मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। तो हमने देखा कि बैक्टीरिया के सेल के सराउंडिंग में एक स्लाइम कैप्सूल होती है, और ये स्लाइम कैप्सूल कुछ बैक्टीरिया के अंदर होती है, जिसकी वजह से क्या बेनिफिट मिलता है? द बेनिफिट इज दैट दिस मेक्स द सेल समवॉट स्लाइमी एंड स्लिपरी, so the organism is able to escape from the other larger organisms. ठीक है, so this is a feature which is not present in other animal cells and plant cells, ये particularly prokaryote के members का ही feature है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो इसके अंदर कौन कौन आता है? इसमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया तो हमने पढ़ा हुआ है साइनोबैक्टीरिया और द ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये समंदर के पानी में पाए जाते हैं, और इनका काम जो है वो जो सी का जो ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, that is because of the blue green algae. It's a big source of nutrition and oxygen for the small animals living in the water. Okay, so I hope kingdom prokaryote is clear. Okay, so I hope कि kingdom prokaryote clear हो गया। तो सारे unicellular prokaryotic organism जो कि सिर्फ एक सेल से बने हैं, जिनका सेल incomplete है in a sense that it does not contain a proper nucleus or it does not contain any membrane bounded organelle like mitochondria, chloroplast, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, ये सारी चीजें इनके अंदर मिसिंग है, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हमने किंगडम प्रोकैरियोट में प्लेस कर दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाइए। द नेक्स्ट इज किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा एंड प्रोटिस्टा इज द नेम गिवन टू द किंगडम, जहां पर हमने उन सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को डाला है जिनको हम एनिमल या प्लांट या फंगस के तौर पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? यू मीन्स अ प्रॉपर सेल, सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ प्रॉपर न्यूक्लियस इन देयर सेल्स, अलोंग विद द न्यूक्लियस इनके अंदर जो है वो प्रॉपर सेल ऑर्गेनिल्स भी है। सो यू कैन सी, देखो यहाँ अम्यूबा में न्यूक्लियस नजर आ रहा है। ठीक है, अम्यूबा में नजर आ रहा है, ये यूग्लिना है इसके अंदर नजर आ रहा है, डायनोफ्लैजिलेटा न्यूक्लियस नजर आ रहा है, पेरिमीशियम के अंदर न्यूक्लियस होता है, डायटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये जो दूसरे पार्ट्स हैं जैसे ये माइक्रोएल्गी है या फिर ये स्लाइम मोल्ड वगैरह हैं, दीज आर सिंपल ऑर्गेनिजम्स विच आर मल्टी सेलुलर, बट इनकी बॉडी में चूंकि कोई वेल डिफाइंड ऑर्गन या टिश्यू सिस्टम नहीं होता, तो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेरी स्मॉल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो वी एक्चुअली प्लेस देम इन दिस किंगडम। ठीक है, यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। they can be either plant, they can be like plant like, that means they can make their own food, they could be animal like, as you can say that they obtain their food from other sources, or these could be very simple fungal cells, but as they do not have any proper structure, so we cannot place them anywhere in the other kingdoms. Okay, सही है। सो आई होप दैट दिस किंगडम इज सिंपल एंड इट्स वेल अंडरस्टूड। ठीक है, आसान सा है ज्यादातर। अच्छा, कुछ चीजें याद रखना कि इनको जो है वो पानी चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल। सो या तो ये आपको नजर आएंगे पानी में, फ्रेश वाटर में, इधर इन द सी वाटर यानी मीठे पानी में, नमकीन पानी में, या ऐसी मिट्टी में जहाँ पे जो गीली मिट्टी होती है, या इवन इन द ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स। जैसे अगर प्लाज्मोडियम की एग्जांपल ले लें, तो प्लाज्मोडियम एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में डालते हैं, और वो हमारी बॉडी में मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, यानी वो बॉडी फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है, बेसिकली इनको मॉइस्चर चाहिए होता है फॉर देयर सर्वाइवल। अच्छा, अब आगे आ जाओ। थर्ड फाइलम इज किंगडम फंजाई। यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट फंजाई बिफोर एज वेल, कि फंगस या फंजाई या फंगी भी कहते हैं कुछ लोग। तो ये क्या है? ये बेसिकली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं सिवाय यीस्ट के। यीस्ट यूनिसेलुलर है जिसको हमने फंगस में क्लासिफाई किया हुआ है, अदरवाइज ये, या हम उसको प्रोटोक्टिस्टा के अकॉर्डिंगली भी देख सकते हैं, बट यीस्ट इज द यूनिसेलुलर, अदरवाइज बाकी सबके सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इनकी अपीयरेंस प्लांट लाइक होती है, देखने में ऐसे लगते हैं जैसे ये प्लांट्स हैं, मगर बेसिकली ये प्लांट नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होते, सो दे आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। फंगस डिकम्पोजिशन में हेल्प करती है, और डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाने में हेल्प करते हैं फंगस। और इस हिसाब से ये बेसिकली रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि वो न्यूट्रिएंट जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर होते हैं उनको वापस एयर में, सॉइल में वापस भेजने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म उससे बेनिफिट ले सके। किंगडम फंजाई की खास बात ये है कि ये अपनी जो डाइजेशन है इसको ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। एंड ना सिर्फ ये कि ये सेल से बाहर, बल्कि ये बेसिकली पहले फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। देखो, हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ये है कि हम पहले खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद वो हमारी बॉडी के अंदर जब वो डिफरेंट ऑर्गन से पास हो रहा होता है तो वो डाइजेस्ट होता है और फिर वो एब्जॉर्ब होता है, और फिर उससे हमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन फंगस ऑन द अदर हैंड क्या करता है, जैसे देखो ये ब्रेड मोल्ड नजर आ रहा है, ये मोल्ड का टर्म इस्तेमाल करते हैं फंगस के लिए। सो ब्रेड मोल्ड का मतलब क्या है, जो डबल रोटी के ऊपर लग जाने वाला या रोटी के ऊपर लगने वाला फंगस होता है। तो ये क्या करते हैं कि इनकी रूट्स की तरह की स्ट्रक्चर होते हैं, इनको राइजोइड्स कहते हैं, और इनके पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टोरन कहते हैं, और ये स्पोर्स बनाते हैं। सो बेसिकली ये ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ देयर फूड। जैसे इनकी फूड ब्रेड है तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड को डाइजेस्ट करवा देंगे। यानी देखो, अगर इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो ये एंजाइम सिक्रीट करके उसको सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन दे विल एब्जॉर्ब इट। इसलिए इनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही रैपिड होती है। ठीक है, इनको ग्रो करने के लिए थोड़ा सा डार्क लेकिन मॉइस्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। ठीक है, यानी अंधेरे में ग्रो करते हैं। दिस ऑल्सो इंडिकेट दैट दे आर नॉट प्लांट्स, क्योंकि प्लांट तो रोशनी में ग्रो करते हैं। और इनको गर्माहट चाहिए होती है, वार्मथ चाहिए होती है, और साथ में इनको थोड़ा सा पानी या मॉइस्चर की प्रेजेंस जो है वो इनकी ग्रोथ को प्रमोट करती है। ठीक है, इसीलिए अगर हम ब्रेड को, यूजुअली लोग ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं और अगर हम उसको बाहर छोड़ देते हैं तो बहुत जल्दी उसमें फंगस आ जाती है। ठीक है, सो बेसिकली ये एक्स्ट्रा, मतलब यू कैन से दैट दे डाइजेस्ट द फूड आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन दे एब्जॉर्ब इट। ठीक है, अच्छा रिमेंबर दैट फंगस की सेल में भी सेल वॉल होती है, और वो काइटिन से बनी होती है। ठीक है, चिटिन भी कहते हैं, काइटिन भी कहते हैं। काइटिन इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज। काइटिन भी कार्बोहाइड्रेट होता है, या चिटिन भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये वाली सेल वॉल जो है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दैट ऑफ द प्लांट सेल। तो ये भी इंडिकेट करती है कि ये प्लांट्स नहीं है। अब एनिमल लाइक फीचर कौन सा है कि ये दूसरों से फूड ऑब्टेन करते हैं। प्लांट लाइक फीचर इनका स्ट्रक्चर है, लेकिन चूंकि ये प्योरली एनिमल लाइक भी नहीं है और ये प्योरली प्लांट लाइक भी नहीं है, तो इसलिए इनका एक अलग किंगडम है। ठीक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली। क्यों? क्योंकि इनमें से डाइटरी मशरूम्स आते हैं जो हम खाते हैं, इनमें यीस्ट भी आता है जो हम बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज्यादा तबाही मचा सकते हैं, बहुत ज्यादा फूड आइटम्स की स्पॉइलेज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली ये लेदर को खराब करते हैं। लेदर के ऊपर फंगस लग जाए तो या स्किन ऑफ द एनिमल के ऊपर फंगस लग जाए तो वो डैमेज होती है, एंड इट कैन कॉज अ सीरियस इकोनॉमिकल बर्डन। इसी तरह से जो प्लांट्स वगैरह हैं जब उसमें फंगस लगना शुरू हो जाती है तो बहुत नुकसान होता है। आपने देखा होगा टोमेटोज पे फंगस की ग्रोथ हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट माइट बी कॉज्ड बाय दीज ऑर्गेनिजम्स। इनका फायदा है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन करने में हेल्प करते हैं, हम इनको खा सकते हैं, इनसे हम बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, इनको हम दूसरे और मेडिसिनल और इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। बट एट द सेम टाइम दे कुड बी वेरी हार्मफुल बिकॉज दे कॉज फूड एंड food spoilage and other kind of damages to the different material. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, एक बात याद रखना, ये छोटे छोटे स्पोर्स बना के रिप्रोड्यूस करते हैं। ये इनके पास एक राउंड बॉडी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे सेल्स बनते हैं जिसको स्पोर्स कहते हैं। ये इनके रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ये स्पोर जब जाके कहीं पे गिरते हैं, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो उसमें से नया फंगस ग्रो कर जाएगा, और इनके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम हाइफी कहते हैं। हाइफी ये लिखा हुआ भी है, HYPHAE। ओके, so I hope kingdom fungi is clear. Let's move forward. Let's talk about kingdom plantae. अच्छा, अब किंगडम प्लांटी को जब हम देखते हैं तो किंगडम प्लांटी के अंदर जो चीज हमें कंसिडर करनी है वो ये है कि एज यू नो दैट दिस इज द किंगडम ऑफ द प्लांट। तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत ही आसान है और हमें बहुत ज्यादा नॉलेज भी है। ये यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि ये कंप्लीट सेल्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम टिश्यू ऑर्गन सिस्टम के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। यानी इनके अंदर प्रॉपर टिश्यूज होते हैं, प्रॉपर ऑर्गेन्स होते हैं, एंड प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस।
इनके अंदर सेल वॉल होती है, जैसे मैंने बताया कि इसमें सेलुलोज होता है। दे आर ऑटोट्रॉपिक, दैट मीन्स दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। और प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट एक सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और प्लांट सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो ये इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। प्लांट एक बहुत बड़ा किंगडम है जिसमें बहुत सारी वेराइटीज आती हैं, एंड दिस इज द प्लांट किंगडम जिसमें हम दो तरह की कैटेगरीज को कंसिडर करते हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट और वेस्कुलर प्लांट। नॉन वेस्कुलर प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोम नहीं होता, और वेस्कुलर प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जिसमें जाइलम फ्लोम दोनों चीजें होती हैं, और फिर उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये हम पढ़ेंगे भी आगे जाके। तो लेट्स टॉक अबाउट किंगडम एनिमेलिया। दिस इज ऑब्वियसली द मेजर किंगडम, मेन किंगडम एनिमल्स के ऊपर कंप्राइज्ड है। इनकी जल्दी से फैक्टर्स देख लेते हैं। इसमें क्या है, सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, हीटरोट्रॉपिक का मतलब दूसरों से फूड हासिल करते हैं, और मल्टीसेलुलर है। ये जो एनिमल्स हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर हाल में प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। हम सब जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे सेल वॉल्स में, सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है। हम अपनी फूड को इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं। ये वाली बात अभी हम कर भी रहे थे कि हम अपनी फूड को इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं, और हम अपनी फूड को कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन या फिर फैट की फॉर्म में स्टोर करते हैं। हम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करी हूँ मैं, बिकॉज ह्यूमन इज ऑल्सो included in kingdom Animalia, and the reason is that we cannot make our own food, so we are dependent on the other organisms for our food. So ये वाले features हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे एक डेफिनेट पैटर्न ग्रोथ होती है, एडल्ट की फॉर्म में आते हैं, हमारी पर्टिकुलर शेप और साइजेस होते हैं जो हम अटेन करते हैं। वी हैव सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म्स, हमारे अंदर सोचने समझने की सलाहियत होती है, हम अपनी सराउंडिंग्स से वेल अवेयर होते हैं। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे एनिमिलिया में, तो जितना एडवांस फॉर्म में जाओगे उतना ज्यादा आपको नजर आएगा कि दे हैव द कैपेबिलिटी टू मेक द डिसीजन, द राइट डिसीजंस, ठीक है। वी आर मोटाइल ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करके जा सकते हैं। सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल लाइक जो समंदर में हाइड्रा वगैरह होता है, लेकिन मोस्टली सारे के सारे एनिमल्स जो है वो लोकोमोट कर सकते हैं, यानी अपनी जगह को तब्दील कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो ऑल एनिमल्स लाइक द मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया है, दे अंडरगो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। So this is how animals are classified. Animals को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती, वर्टिब्रेट में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिसमें बैकबोन होती है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेगी। So I hope that you find the five kingdom system topic interesting. Please give me your feedback, and so that we can improve on our quality of work presentation. आप लोग प्लीज अपने नोट्स बनाइए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिटन हियर। आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको चीजें नजर आएंगी, सो यू कैन ऐड ऑन इन योर नोट्स। अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क, एंड योर कमेंट्स आर ऑल्सो अप्रिशिएटेड, ठीक है। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, एंड पर्टिकुलरली आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फ्रेंड्स को भी, अगर आपको लगता है कि ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज वैल्यूएबल, so do suggest your friends as well to watch the videos and like and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.